कोविड-19 को लेकर सरकार की प्रशासन की कमियां खामियां निकालने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह खुद कोविड पॉजिटिव हुए, होम आइसोलेशन में रहे और अब रिकवर कर चुके हैं। बलविंदर जी इस समय मेरे साथ हैं। बलविंदर जी, आप कोविड पॉजिटिव हुए, कैसे? कोई सिम्टम्स आए, आपने टेस्ट करवाए, आपको लगता सरकार की कोई साजिश थी कि आपको पॉजिटिव कर दिया जाए ताकि आप कमियां ना निकालें? वैसे मजाक में कई बार मुझे कहा जाता था, क्योंकि हॉस्पिटल के जो चल रहा था सिलसिला, वहाँ कई बार मजाक में दोस्त कहते थे भाई लोगों को वहाँ इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जो जाते हैं वहाँ से वापस नहीं आते, आपको भी कहीं ना कहीं सरकार का ही इन्वॉल्वमेंट कर दे इस चीज़ पे, तो हॉस्पिटल से दूर रहना। तो खैर सिम्टम्स देखिए, आप कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी रहती है और अवेयर भी थे अपने आप को बचाने की, लेकिन फिर भी अभी तक साइंटिफिक रिसर्च भी पूरी मैं समझता हूँ अभी तक क्लियर नहीं हो पाई कि ये कैसे होता है। जिन्होंने मास्क लगा के रखा, 24 घंटे बाहर जाने के वक्त मास्क लगाया, हाथ को सैनिटाइज किया, फिर भी लोगों को ये कहीं ना कहीं हो गया, क्योंकि ये इनविजिबल दुश्मन है। जैसे हमने कहा भाई एक दुश्मन सामने दिखता है, ये दुश्मन दिखता नहीं है, कहाँ से हमला करेगा। तो इसमें कहीं भी अगर आपकी चूक हो गई, एक तो फैलता है ड्रॉपलेट की वजह से, जब हम स्नीज करते हैं या बोलते हैं हमारी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और एक ड्रॉपलेट्स के अलावा जब हम स्नीज करते हैं तो एक बाल का 100वां हिस्से के बराबर एक जिसे हम कहते हैं एरोसोल, वो साइंस ये कहती है कि वो कम से कम जब आप स्नीज करते हो वो हवा में, उनका वेट नहीं होता, वो हवा में 1 डेढ़ 2 घंटे तक हवा में रहते हैं। तो उस वक्त अगर किसी पॉजिटिव पेशेंट ने स्नीज किया मार्केट में दुकानों के बाहर, तो मैं समझ दूसरा अगर कोई कस्टमर आएगा बिना मास्क के है तो वो उसके एरोसोल उसके अंदर जाएंगे तो वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी, तो लेकिन हम कहीं ना कहीं हम भी चले गए, और जब वापस एक दिन रात को सुबह 3 तारीख के 2:45 बजे के करीब जब मेरी सुबह नींद खुली, तो नींद इस वजह से खुली, नींद खुलती नहीं है, नींद खुली तो मुझे शरीर में टेम्परेचर था, मुझे ऐसे दर्द हो गया भाई, और गले में मेरी इरिटेशन थी। देखिए एक चीज़ ये साफ साफ करूँ कि कोरोना की सबसे बड़ी ये जो सिम्टम्स हैं वो कहते हैं, एक तो आपको गले में कफ हो जाएगी, नहीं तो माइनर इरिटेशन ज़रूर होगी, और तपिश, हाँ, और आपको शरीर में तपिश होगी, टेम्परेचर, वो मैंने देखा मुझे फीवर हो गया, तो मैं समझ गया 100% भाई मुझे कोविड हो गया। तो उससे सबसे अच्छी बात मैंने ये की भाई, मैंने अपना वहाँ से बिस्तर सामान उठाया, मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट कर गया। मिसेस को मैंने कहा भाई मुझे फीवर हो गया, मैं लगता है मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ, इसलिए मैं अपने आप को दूसरे में जा रहा हूँ, थोड़ा घबरा गई है, तो मैं दूसरे कमरे में चला गया। तो इमीडिएटली मैंने डॉक्टर साहब हैं HOD GMC में हैं, उनको फ़ोन किया, और श्रीनगर में डॉक्टर हैं, सोरा में दूसरे, तो ऑल ओवर में एक यूनिवर्सल मेडिसिन वही मुझे मिली, जहाँ से अगर एम्स में किसी ने भेजा या PGI से किसी ने मुझे भेजा तो वही मेडिसिन मिली जो सबने लिखी, माइनर किसी एक आध मेडिसिन का फ़र्क था, बाकी वही यूनिवर्सली वही मेडिसिन थे। तो मैंने मेडिसिन शुरू कर दी, तो मेडिसिन शुरू करने से मुझे ये हुआ कि मैं, और ये भी डॉक्टर से कहा था भाई स्टीम इन्हेलेशन ज़रूर करो, क्योंकि इसको जो वायरस है उसको गले में ही सब साइड कर देता है, स्टीम इन्हेलेशन है। तो स्टीम इन्हेलेशन की, उसके बाद गर्गल्स किए, तो उस वजह से मुझे लगता रिलीफ मुझे 2 दिन में ही 3 दिन में फ़र्क पड़ गया। उसके बाद आपने टेस्ट कब करवाया, और परिवार ने क्या टेस्ट करवाया, और क्या परिवार में किसी को सिम्टम आए? देखिए परिवार, जब मैं बिल्कुल अपने वो आइसोलेट कर लिया तो परिवार वालों को सिम्टम्स उस वक्त कोई नहीं थे, तो लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था भाई इनको भी एक, उसने दी थी हाइड्रोक्लोराइन वगैरह टेबलेट्स, भाई ये इनको भी एक कोर्स करवा दीजिए, तो इनको और कोई ज़रूरत नहीं है, सिम्टम्स नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त फिर जब मैं अपने आप को आइसोलेट कर लिया, घर वालों से बिल्कुल अलग कर लिया, और आइसोलेशन किसे कहते हैं मैं वो भी आपको क्लियर करूँ। ये आइसोलेशन की आप घर वालों के बीच में बैठ के TV देखें, बच्चों के साथ मिलजुल के रहें, कहीं मैं अलग खाता हूँ, अलग बर्तन में खाता हूँ, नहीं, आइसोलेशन वो नहीं है, क्योंकि आपके बोलने से, आपकी स्नीजिंग से, आपकी हर चीज़ से, आपके द्वारा टच किए हुए किसी ड्रॉपलेट्स को कहीं और लगने से ये फैल सकता है। तो मैंने बिल्कुल ही परहेज़ की, अपने आप को अपने कमरे में आइसोलेट कर लिया, और मैं अपने बर्तन खुद देता था, खुद वॉश करता था, और यकीन मानिए एक जहाँ हमारा डोर है उसके साथ टेबल रख दिया था छोटा, खाने के टाइम में वहाँ प्लेट रख देता था, आके इसमें खाना डाल दिया जाता था, तो चाय के टाइम में चाय का कप रख देता था, उसमें चाय डाल दी जाती थी, ताकि लोग ये ना सोचें कि अगर आप पॉजिटिव हैं मास्क पहन के आप पूरे घर में घूम सकते हैं, वो कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल, मास्क पहन के भी मैं घर में नहीं घूमा, क्योंकि मुझे पता है पक्का भी नहीं था भाई और भी किसी चीज़ से फैल सकता, तो मैं अवॉइड कर गया, उससे मेरी फैमिली सेव रही। और ये भी जानिए, मैंने फिर अपने आप को जहाँ सेव किया, फैमिली को सेव किया, तो अपना ये भी फ़र्ज़ समझा मेरे फैमिली मेम्बर का, क्योंकि अभी डाउटफुल है ये बाहर ना जाएँ। बच्चा बाहर खेलता था, इसको मना कर दिया। 14 दिन तक मैंने अपने बच्चे को, किसी भी शख्स को बाहर नहीं जाने दिया, और ना ही बाहर से किसी को अपने घर आने दिया। मैंने फेसबुक पे डाल दिया था। कई लोग क्या करते हैं, मैंने अभी भी देखा है, इस चीज़ को छुपा के रखते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, लोगों के साथ बातें करेंगे। भाई अगर आपको पॉजिटिव है, आपकी जान को अगर कोई प्रॉब्लम आई है, ये मैं समझता हूँ इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। अगर आप किसी की जान बचा नहीं सकते तो आप किसी को इन्फेक्ट करिए, ये भी कहीं की इंसानियत नहीं है। तो आप मत बाहर जाएँ, और लोग, अगर आपको फीवर भी है, खांसी है, तो आप अवॉइड कीजिए ना, लोगों के साथ मत मिलिए। तो वह मैं घर में ला कर दिया था, कोई हमारे घर 14-15 दिन नहीं आया, ना ही कोई हम गए, ना ही बाहर से कोई आया। हाँ, जब कोई चीज़ चाहिए होती थी
फ़ोन करते थे, वो आके दरवाजे के लटका जाते थे, हमको फ़ोन करके कहते थे चीज़ हमने छोड़ दिया, हम उठा के अंदर ले आते थे। इसे थोड़ा आइसोलेशन कहते हैं। और इससे मेरे घर वाले भी ठीक रहे, इनका कोई 10 दिन के बाद टेस्ट कराए, नेगेटिव आए, तो ना ही हम बाहर गए। और मैं ठीक होने के बाद भी 1 हफ्ता तक मैंने परहेज़ की, भाई नहीं अभी भी मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मेरी वजह से किसी और को हो तो मैं नहीं चाहता, मैं नहीं बाहर गया। तो इसलिए ठीक रहे। तो मैं सबको यही कहूँगा, अगर आपको पॉजिटिव हो गए हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, इसको मजाक में मत लीजिए। आज भी आप देखते होंगे लोगों की जानें जा रही हैं, नौजवान जा रहे हैं। अच्छा, पहले ये मैसेज आना शुरू हुआ था, शुरू में जब मार्च में आया, भाई बुजुर्ग लोगों को थोड़ा होता है, अबव 50-60 जो लोग हैं उनको ज़्यादा। पर यहाँ हमने देखा 3 महीने का बच्चा भी, उसकी भी डेथ हुई है, 10 साल का बच्चा भी जा रहा है, 20 साल का जा रहा है, 30 साल का जवान भी जा रहा है। इसमें एक वो रिसर्च जो फेल होगी, भाई सिर्फ जो ये कहते थे अबव 60 को खतरा है, नीचे वाले को खतरा नहीं है, वो बिल्कुल साफ हो गया। पर नहीं, इसमें 10 साल का भी जा सकता है, 6 महीने का बच्चा भी जा सकता है। तो अपने आप को कोशिश कीजिए, जितना आप बचा सकते हो बचा के रखिए, अपने लिए, अपने घर के लिए और लोगों के लिए, खतरा मत बनिए। बलविंदर जी, आपकी उम्र 60 साल है, आपको जब कोविड हुआ कितना खौफ था मन में, कितना डर था कि मैं कोविड पॉजिटिव हो चुका हूं, अब ना जाने क्या होगा? और क्या कोई ऐसा दिन भी गुजरा जिस दिन आपको लगा कि मेरे सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, मुझसे बिल्कुल या तो सांस नहीं ली जा रही, या मैं बिल्कुल जो है बुरी हालत में हूँ, मुझे नहीं मालूम अब क्या होगा? देखिए, मैं वैसे लोगों को काफ़ी सेंसिटाइज करता था इन चीज़ों पे, तो काफ़ी उनको कहता था भाई नहीं, पॉजिटिविटी डेवलप कीजिए, विल पावर रखिए, क्योंकि विल पावर से ही आप बीमारी का किसी का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप विल पावर छोड़ देंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो लेकिन ये कहना थोड़ा आसान होता है, जब आपके ऊपर पड़ती है थोड़ा सा होता है। तो जब मुझे ये हुआ, पहले तो मैं ट्रीटमेंट शुरू कर दी, जब 3 दिन के बाद टेस्ट कराया, पता चला पॉजिटिव आया, तो उस दिन दिमाग में थोड़ा सा हुआ, लगा कि शायद मैं इसके आगे सरेंडर करने जा रहा हूँ। पर फिर सोचा भाई नहीं, अभी कुछ, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, काफ़ी देर से समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा नहीं, अभी अब बहुत कुछ करना है। अगर मैं इस वायरस के आगे सरेंडर कर गया, जबकि यहाँ पर हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है इसमें, 1.7 1.5 इतना ही मोर्टेलिटी रेट, तो मैं अपने आप को 1.5 में क्यों देख रहा हूँ, मैं उनमें क्यों नहीं देख रहा जो रिकवर करके आए। तो उस वक्त एक पॉजिटिविटी डेवलप हुई, मैंने कहा नहीं, इसके साथ लड़ना है। लेकिन फिर बीच में एक टाइम ऐसा आया 2 दिन के बाद, जब मुझे कहा गया अपने चेस्ट इन्फेक्शन के लिए आप टेस्ट कराइए, तो मैं सिटी हॉस्पिटल गया, मुझे सुप्रिटेंडेंट साहब ने बुलाया टेस्ट कराने के लिए। तो वहाँ भी जब एक्सरे करा के खड़ा ही हुआ था, तो उस वक्त मन में फिर कहीं आगे पीछे 1-2 डेड बॉडीज निकली या कुछ लोग देख के, तो माइंड में हुआ कि बिल्कुल ही जैसे मुझे कहते हैं शरीर में एकदम मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ गया, पसीना आ गया, जैसे तरेली कहते हैं। तो मैं ज़मीन के ऊपर लेट गया, सड़क के ऊपर। तो ये थोड़ा मेरा काम कर गया। मोबाइल मेरे में सुप्रिटेंडेंट साहब का नंबर डायल था, मैंने उसको डायल करके तो उनको कह दिया भाई मुझे कंडीशन ख़राब हो गई है। उन्होंने शख्स भेज दिए, 1-2 आदमी भेजे, इलेक्ट्रॉल दिया, पानी में मिक्स करके मुझे दिया। उस वक्त पलवी जी मुझे ये लगा कि अब शायद मेरी डेड बॉडी ही घर वाले आके उठाएंगे, मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, जिस हिसाब से मेरी उस वक्त कंडीशन हो गई थी। लेकिन मैं 10-15 मिनट के बाद थोड़ा होश आया, खुद गाड़ी लेकर गया था, गाड़ी लेके वापस आया, तो फिर पाठ पूजा भी की और फिर पॉजिटिविटी डेवलप करने की कोशिश की गई, नेट पे अच्छी अच्छी चीज़ें सर्च करने की कोशिश की गई, अच्छे अच्छे लेक्चर सुने लोगों के, जिससे माइंड में पॉजिटिविटी डेवलप हो। और मैं सबसे भी ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अगर बीमारी से लड़ना है तो आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी मत डेवलप कीजिए, पॉजिटिविटी डेवलप कीजिए, विल पावर स्ट्रांग कीजिए। बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए भी आप, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप उसको हरा सकते हो। अगर आप विल पावर छोड़ दोगे, एक मीरा साहब के सरदार जी थे, 45 ईयर्स के थे, जब उनको हॉस्पिटल आया गया, उन्होंने बाद में खबर सुन ली मेरी बच्ची की डेथ होगी घर में कोविड से, तो उन्होंने कहा अब मैं नहीं बचूंगा। विदिन 2 आवर्स वो कोलैप्स हो गए, बिल्कुल कोई मॉर्बिड नहीं थे, बिल्कुल ठीक थे। तो मैं समझता हूँ जब आप अपनी विल पावर छोड़ दोगे, इसके आगे आप सरेंडर कर दोगे, तो कोविड आपके ऊपर हावी हो जाएगा, विद इन फ्यू डेज, विद इन एन आवर जी आपको खत्म कर देगा। तो विल पावर स्ट्रांग रखिए, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है सर, टाइमली आपको मेडिसिन लेनी है, टाइमली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। कई लोगों ने क्या किया, जब मैंने सुनता हूँ अब फ़ोन करते हैं जी हम तकलीफ़ हो गई है, कहाँ जाएँ भाई, अगर आप मैं कहा कब से प्रॉब्लम थी, कहते थे 2-3 दिन से थी, बस आगे पीछे खांसी की दवाई ली, ये लिया। मैंने कहा आपको पता है कोरोना फैला हुआ है, पैंडेमिक है, हर शख्स को तकरीबन हो रहा है, तो आपने क्यों इतनी केयरलेसनेस क्यों की? कहते जी बस वैसे लोकल डॉक्टर के पास चले गए, दूसरी तो अब हमें चेस्ट की प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, फिर बाद में ऑक्सीजन लगानी पड़ी। अगर आप टाइमली डॉक्टर को मिल लेते हो या इमीडिएटली कोशिश करो, अगर डॉक्टर का नंबर नहीं है तो कम से कम उस पेशेंट को ज़रूर करो जो रिकवर होकर आया है, कोविड से बाहर आया, उसको कम से कम ये चीज़ें थोड़ी नॉलेज होती है, उसको कांटेक्ट कीजिए। और उसके बाद जो हेल्पलाइन नंबर है हमारा कोविड का 1075, उस पर रब्ता कीजिए। आपके पास कोई PHC है, कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कोई अर्बन हेल्थ सेंटर है, उस पर जाके अप्रोच कीजिए, घर वालों को भेजिए भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। तो किसी अच्छे डॉक्टर को जो खास करके पेंडेमिक में माहिर हो, कोरोना में माहिर हो, उनसे सलाह लेके, किसी RMP डॉक्टर के पास नहीं, किसी केमिस्ट वाले से दवाई लेके खाने की कोशिश मत कीजिए, वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, जान जा सकती है, क्योंकि ये चेस्ट पे इन्वॉल्व कर देती है। जब जिसकी चेस्ट इन्वॉल्व हुई, आज बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिले किया, जिन्होंने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया, लुधियाना में बैठे हैं,
लुधियाना हॉस्पिटल फुल हैं, जलंधर हॉस्पिटल फुल हैं, जम्मू के पेशेंट से भी ज़्यादा था, तो अमृतसर फुल हैं, अपना चंडीगढ़ तक लोग गए। तो ये नौबत ना आए कि आपको चंडीगढ़ जाना पड़े, लुधियाना जाना पड़े, एक तो जान की भी रिस्क और उसके बाद पैसे का इतना नुकसान है। एक आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास फैमिली 4-4, 5-5 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए एक तो पैसे की भी तबाही है और आपकी जान का भी खतरा बन जाता है। टाइमली हर चीज़ कीजिए। सरकार ने हॉस्पिटल रखे हैं, आपको अगर होम आइसोलेशन की कह दिया अच्छा है, क्योंकि हमने भी डिमांड की थी होम आइसोलेशन बेस्ट। यही बलविंदर जी, होम आइसोलेशन के बारे में जानना चाहूँगी। आप जब होम आइसोलेट हुए, क्या आपको सरकार की तरफ से किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से या किसी डॉक्टर का कॉल आया आपको ये पूछने के लिए कि आपके सिम्टम्स क्या क्या हैं, आपको क्या तकलीफ है? 5-5 दिन के बाद आपकी मॉनिटरिंग हुई क्या कि अब आप रिकवर कर रहे हैं या हालत और बिगड़ रही है? ऑक्सीमीटर के लिए क्या आपको पूछा गया, या फिर आपने सब कुछ अपने ही बलबूते पर मैनेज किया? यानी कि जिन डॉक्टर्स को आप जानते हैं आप उन्हें कॉल कर रहे हैं, आप जिन्हें जानते हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पर अगर कॉल कर रहे हैं, क्या किसी ने उठाया? क्या सरकार ने, प्रशासन ने जो भी सिस्टम इन प्लेस रखा है वो आपके लिए काम किया होम आइसोलेशन में? देखिए, जो इन प्लेस सिस्टम है उसमें समझता हूँ कहीं ना कहीं खामियां हैं। मुझे तो कॉल आई, मैं इसमें डिनाई नहीं करूँगा। मुझे एक लेडी डॉक्टर ने कॉल की दूसरे तीसरे दिन की बात, उन्होंने कुछ पूछा भी आप पॉजिटिव हो तो आपको ऑक्सीमीटर चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। मैंने कहा जी मैं ऑक्सीमीटर ले आया हूँ, मुझे ये मिल चुका है। लेकिन बाकी लोगों से जो हमको रोज़ फ़ोन करते हैं, जो लोग हमसे रब्ता करते हैं, वो उनकी ये कंप्लेंट है कि किसी ने भी आज तक उनको नहीं पूछा भाई आपको। मैं समझता हूँ सरकार को अब भी चाहिए कि एक अपना सेल ये रखे, क्योंकि अगर होम आइसोलेशन पे आपने किया, आपके स्टाफ की वहाँ पर सर्विसेज कम होगी, आपके हॉस्पिटल में रश कम हो गया, तो आपको एक ये सेल पूरा रखना चाहिए भाई जो लोगों की जो पॉजिटिव आते हैं उनको कम से कम हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करके पूछें ऑक्सीजन लेवल आपका कितना है, फीवर तो नहीं है, ये मेडिसिन ले लिए, इनको गाइड कीजिए और उनको काउंसलिंग भी कीजिए थोड़ी सी, क्योंकि काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है इस पेशेंट को। हौसला ना हारे, उसको पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं बेटा, घबराना नहीं, ठीक हो जाओगे, ये मेडिसिन ले लो, अगर ये से फ़र्क नहीं पड़ता ये ले लो, हमें ऑक्सीजन लेवल बताते रहो। उन चीज़ों से भी ये लोगों की रिकवरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की थोड़ी कमी है। मुझे बेशक फ़ोन आया, लेकिन 12 में मैक्सिमम लोगों की 50-60% लोगों की ये कंप्लेंट है कि कहीं भी सरकार की तरफ से ऐसा मैकेनिज्म जो अगर है इन प्लेस वो काम नहीं करता। उसको थोड़ा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली में जब लोगों को पूछते हैं वो कहते हैं हमें घर में आते भी हैं, विजिट भी करते हैं, डॉक्टर विजिट भी करते हैं, उसके बाद फ़ोन पे कॉन्टैक्ट रखते हैं, फ़ोन पे बताते हैं ये मेडिसिन ले लो, अच्छा फीवर कितना है, ये मेडिसिन ले लो, अच्छा ये बंद कर दो, ये ले लो। यहाँ पर डॉक्टर्स ऐसा चीज़ नहीं पूछते, होनी चाहिए, क्योंकि आपकी यह मोर्टलिटी अभी जो जीएमसी में जो रश पड़ा, क्योंकि जो घर में जिनको नहीं पूछा टाइमली उनको मेडिसिन पे आप नहीं बताओगे, टाइमली उनको गाइड नहीं करोगे, तो जो सीरियस पेशेंट्स की गिनती है, तादाद बढ़ती है, फिर आज जाकर रश जीएमसी में पड़ता है। जब जीएमसी में रश पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है, ऑक्सीजन की कमी थी, उन वजहों से लोगों की वहाँ डेथ हुई और जम्मू में एक हाहाकार मच गया जो पिछले 3-4 महीने नहीं था। पिछले 1-1.5 महीने से जम्मू में हाहाकार मचा, हर चीज़ की शॉर्टेज होगी क्योंकि मैन पावर नहीं है, बेड। सर देखिए ना, जम्मू में आप देखें, जम्मू में एक ही हमारे पास जो है लेवल 1 का हॉस्पिटल है जीएमसी, 33 बेड्स है। कश्मीर में लेवल 1 के 6 हॉस्पिटल हैं, 973 बेड्स है, 600 वेंटिलेटर्स है। जम्मू में इसलिए रश बढ़ गया क्योंकि ये भी नहीं सोचते थे इतना शायद रश बढ़ जाए। और रश बढ़ने की एक मैं और भी बताऊँगा, रश बढ़ने की एक रीज़न ये भी रहा, चीफ सेक्रेटरी साहब ने आज से कोई 1.5 महीना पहले जो आइसोलेशन का होम क्वारंटाइन का जो एक निकाला था नोटिस निकाला J&K स्टेट के लिए। बाद में उन्होंने सारे डीसीज को लिख दिया भाई सारे सीएमओस को ये मैसेज फॉरवर्ड कर दो भाई ये जो मैसेज है होम क्वारंटाइन का सिर्फ कश्मीर के लिए है, जम्मू के लिए नहीं। उस वजह से मैं समझता हूँ उन दिनों में जो 5 से 10 दिन रहे बीच में, उसके बाद लोगों का रश बढ़ता गया, हॉस्पिटल में रश बढ़ता गया। आपके माध्यम से मैं हमने बड़ी बार अपील की सरकार से और प्रेस के माध्यम से भी अपील की भाई होम आइसोलेशन आप अलाउ कीजिए। जब तक होम आइसोलेशन नहीं करोगे आपके पास मैन पावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रश बढ़ जाएगा। तो सरकार ने जो 15-20 दिन की डिले की उस वजह से रश बढ़ गया, हॉस्पिटल में रश बढ़ गया, ऑल ऑफ ए सडन बढ़ गया। जहाँ अगर कोई 600 सिलेंडर लगता था 3-4-5 दिनों में वो सिलेंडर बढ़ के उसकी कंजप्शन 800 सिलेंडर होगी, 900 सिलेंडर होगी। वो जो शॉर्टफॉल था उसको वो कोप अप नहीं कर पाए, लोगों की डेथ होनी शुरू होगी। क्योंकि कोविड पेशेंट्स की एक और मैं आपके माध्यम से क्लियर करूँ कि कुछ मीडिया वालों ने ये बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक में दी भाई, कोविड लोगों को डरा दिया भाई हॉस्पिटल नहीं जाना, वहाँ वेंटिलेटर नहीं है। भाई कोविड पेशेंट्स को वेंटिलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 1-1.5% पेशेंट आज तक जो मेडिकल कॉलेज का रिकॉर्ड देखी है, 1-1.5% से ऊपर लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोविड पेशेंट को अगर कोई चीज़ चाहिए होती है, हाई फ्लो ऑक्सीजन, उसके बाद बाईपैप आजकल आई है, इन चीज़ों से कोविड पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाती है। बाकी अगर चेस्ट में इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये मीडिया वालों ने बहुत ही गलत किया, जिसकी वजह से लोगों में एक भ्रम फैल गया कि यहाँ हम जाएंगे तो हमें वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, हम तो मर जाएंगे।
लोगों ने बेचारों गरीब आदमी भी कहीं ना कहीं कर्जा उठा के पंजाब में जाना पड़ा, चंडीगढ़ में जाना पड़ा, दिल्ली में जाना पड़ा। आज फिर पब्लिक को क्लियर करूं, ये घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में, रश पड़ गया था, कहीं ना कहीं मैन पावर शॉर्टेज थी, इस वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। आप जाइए हॉस्पिटल में, आप रश नहीं है, तो ये मत घबराइए कि वेंटिलेटर नहीं है, आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो शख्स एक बार वेंटिलेटर पर चढ़ता है, बहुत कम लोग हैं जो वेंटिलेटर से रिकवर करके वापस आते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर की अपनी ही एक कॉम्प्लिकेसी होती है, उससे लगने से भी कई कॉम्प्लिकेसी और डेवलप होती हैं। तो जो कोमॉर्बिड पेशेंट आगे ही होता है, जिसको और कोई प्रॉब्लम्स है, उसको वेंटिलेटर पर चढ़ाना भी एक बहुत बड़ा रिस्की होता है। तो मैं लोगों में ये क्लियर हो जाना चाहिए मैसेज कि वेंटिलेटर की कोविड पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ती। वेंटिलेटर की जरूरत इमरजेंसी में पड़ती है हॉस्पिटल में, जहाँ वेंटिलेटर शॉर्ट से। अब इनको कहा गया भाई वहाँ वेंटिलेटर लगाइए, जो एम्बू बैग आप वहाँ पकड़ के बैठते हो, लोगों को दे देते हो। जिस शख्स को घड़ी का टाइम देखना नहीं आता, आप उसको वेंटिलेटर वो एम्बू बैग दे देते हो। वो कैसे डील कर पाएगा? यही बलविंदर जी, कई लोगों में ये खदशात है कि अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जाते हैं, फिर तो वो जिंदा वापस जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से नहीं आएंगे। आपको जब कोविड हुआ, कितनी देर तक आपको सिम्टम्स हुए? क्या आपको कभी लगा कि अब मुझे हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है? और अगर ज़रूरत पड़ती तो क्या आपको ये रियोश्योर्ड थे कि अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाऊंगा तभी मैं रिकवर होकर वापस आ जाऊंगा, या आपके मन में भी वही डर था कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो नहीं जाना है? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो ये बात है, ऑक्सीमीटर सरकार ने जो दिया है गवर्नमेंट में, WHO ने भी कहा भाई ऑक्सीमीटर का लेवल आप चेक कीजिए। अगर आपका 90 से नीचे आता है तो आपको फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, काफ़ी देर जो पीछे कुछ दिन 10, 15, 20 दिन का दौर रहा, और जब लोग काफ़ी ये डेथ्स जो होनी शुरू होगी, और वाकई ऑक्सीजन की कमी हुई थी, ये झूठ नहीं है, इसको हॉस्पिटल वाले भी डिनाई नहीं कर सकते भाई ऑक्सीजन की कमी नहीं, क्योंकि जो पाइप लगी हुई हैं उन पाइप में जो प्रेशर को वो मेंटेन नहीं कर पाए। इसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हाई फ्लो ऑक्सीजन का वो प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाए। हमने भी कई पेशेंट भेजे, उनको डॉक्टर कहता था आप ऑक्सीजन लेके आइए, इसमें प्रेशर नहीं है। जब एडमिनिस्ट्रेशन को कहते थे, कहते नहीं, ये ऑक्सीजन चल रही है, लेकिन डॉक्टर कहते थे मैं आपको कहता हूँ इसमें ऑक्सीजन का मीटर लगा है, देखिए लेवल नहीं है, इसका प्रेशर नहीं है, आप अंदर से जाके सिलेंडर लेके आइए, पेशेंट को सिलेंडर की ज़रूरत है। ये चीज़ बिल्कुल है, फैक्ट था, मैं भी कहता हूँ फैक्ट है कि वहाँ पर ये चीज़ की शॉर्टेज हुई, कुछ देर के लिए हुई। उसके बाद सरकार, जो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सोए हुए थे, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ डुल्लू साहब, जिन्होंने हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाया था, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कभी चक्कर नहीं लगाया था, और एडवाइजर साहब तो बड़ी दूर की बात है, कभी नहीं आए थे। जब लोगों में बहुत ज़्यादा ह्यूमन क्राई हुई, ये चीज़ें एक्सपोज की गई, ऑक्सीजन की ये चीज़ें, उसके बाद इनको लगा कि नहीं, अब हमारी अकाउंटेबिलिटी है, लोगों ने सवाल करना शुरू किया, तो हमें कहीं ना कहीं जाना चाहिए। इन्होंने आने में देर कर दी। अगर ये चीज़ें पहले आए होते चीज़ें दुरुस्त की जा सकती थी, लेकिन ये नहीं आए। और कुछ एक चीज़ मैं भी कहूँगा, एक तो इंटरनल वार जो हॉस्पिटल में है उसने भी बड़ा नुकसान किया। जैसे प्रिंसिपल साहब ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, भाई मैं VRS मुझे दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी ग्रुपिज्म बन गया हुआ है, कुछ कास्टिज्म बन गया है, कुछ ग्रुपिज्म बन गया है, कुछ एक लॉबी सिस्टम वहाँ भी बन गया है। पर जो ये बात करेगा हमने नहीं मानी, ये उसका ग्रुप है, ये कमिश्नर फाइनेंशियल कमिश्नर का ग्रुप है, या दूसरे का ग्रुप है। इस ग्रुपिज्म की वजह से, उनकी जो इन हाउस फाइटिंग थी, उस वजह से लोगों को नुकसान हुआ। अब जब मैं सोचता हूँ इन लोगों ने इंटरवीन किया, एडवाइजर साहब ने इंटरवीन किया, बाकी लोगों ने इंटरवीन किया, अब जाके हालात सुझे। उन्होंने डिप काम अपना पवन कोतवाल साहब को इंचार्ज बनाया, 2 कंट्रोल रूम में डॉक्टर बनाया, मेहता बनाया, SDS मनास को बनाया। उसके बाद थोड़ी हालात सुधरने ठीक हुए। तो अब मैं समझता हूँ खुदा करे आगे भी ये हालात ऐसे रहे। 5-6 जो 10, 20, 22 होनी शुरू हो गई थी, वो दोबारा 5-6 पे आ गई हैं। किसी के घर का कोई शख्स ना जाए, हर की जान बड़ी कीमती है। सरकार को ये पहले रियलाइज़ करना चाहिए था। मैं समझता हूँ ये आप लोगों ने, मीडिया वालों ने इनको जगाया, किसी कुंभकर्ण की नींद से जगाया, और लोगों ने भी, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, हम भी बहुत बार प्रेस में गए, भाई आप जागिए, आपकी सख्त ज़रूरत है आपकी इंटरवेंशन की, आइए। अगर आप चाहते हैं लोगों को बचाना तो आप हॉस्पिटल में आइए, जो डेफिशिएंसीज हैं इमीडिएट इसको दूर कीजिए, और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। भाई जिन लोगों की अकाउंटेबिलिटी बनती है, जो लोग जिम्मेवार हैं, लेकिन 1-2 डॉक्टर को आप सस्पेंड कर दोगे, बड़े लेवल पर आप नहीं जाओगे। कहीं कहीं खामियाँ बड़े अफसर की रही, चीफ सेक्रेटरी लेवल तक भी बातें गई, उन तक भी अकाउंटेबिलिटी जानी चाहिए। भाई क्यों आपने ये चीज़ें की, आपको पता था ये चीज़ ऐसे होने वाली है, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। बलविंदर जी, आपको कितना समय लगा रिकवर करने में, और क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो इस समय कोविड पॉजिटिव हैं? उन्हें क्या कुछ करना चाहिए ताकि वो भी जल्दी रिकवर कर पाएं? क्या कोई डाइट में चेंजेस करने की ज़रूरत है? मेंटल अपनी पॉजिटिविटी किस तरह से रखनी है? किस तरीके से खुद को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि हम कोविड से रिकवर कर जाएंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, एक बार मैं फिर सबसे सबमिशन कर दूँ कि जिस वक्त आपको कोई सिम्टम्स, ये सिम्टम्स तो क्लियर कट सिम्टम्स हैं, गले में इरिटेशन और फीवर, जब आपको ये लगे, आपको समझ लीजिए भाई मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस 100 में से 98%
पेशेंट ठीक होके आते हैं, आप उनकी तरफ देखिए, आप उन लोगों की तरफ मत देखिए जो 1.7 है या 1.5 जो मॉर्टेलिटी डेटा, उसकी तरफ आप उनके बीच में अपने आप को ना महसूस कीजिए, अपने आप को उन लोगों के बीच महसूस कीजिए जो इस जंग को जीत के बाहर आए हैं। उसमें 104 ईयर्स का बुजुर्ग भी है जिसने ये जंग जीत के आया। तो मैं समझता पॉजिटिविटी में रहिए, टाइमली ट्रीटमेंट लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस जंग को जीतना, टाइमली ट्रीटमेंट। और अगर आपको सरकार ने ये सिम्टम्स बताए हुए, ये सिम्टम्स हैं, ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आता है फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं मतलब कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया आपकी जान को खतरा नहीं, अब आपको मेडिकल असिस्टेंस की, हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन का हाई फ्लो ऑक्सीजन लगाना आपको ज़रूरी है। अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, चेस्ट में कंजेशन हो जाती है, तो ऑक्सीजन फ्लो की बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जितने पेशेंट्स को हमने भेजा बदकिस्मती से, जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स थे, जिनको डायबिटिक थी या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिनको लिवर की प्रॉब्लम थी या ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन थी, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम आई, उन लोगों की डेथ हुई। आज भी अगर डाटा अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से लीजिए, वही उन लोगों की ज़्यादा डेथ हुई, 90% उन्हीं की हुई है जो लोग कोमॉर्बिड थे। जो लोग बिल्कुल तंदुरुस्त थे उनमें 95% लोग रिकवर होकर आए। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी डायबिटिक कुछ नहीं करती। टाइमली ट्रीटमेंट, परहेज और टाइमली डॉक्टर को कंसल्ट करना, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम 90 से नीचे जाती है इमीडिएटली हॉस्पिटल। तो बाकी फीवर है, फीवर के लिए सरकार ने मेडिसिन दी हुई है, पैरासीटामोल, डोलोशोल देते हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके कहने पे आप मेडिसिन लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये टाइमली जाइए, ट्रीटमेंट है, बाहर भागने की भी जरूरत नहीं है। बाहर से भी लोगों ने यही कहा भाई जो ट्रीटमेंट जम्मू में हमारे दूसरे भाई को दिया गया हमें यहीं पर वही मिला, लेकिन थोड़ी सी केयर की जाती है। यहाँ पर केयर इसलिए नहीं थी, स्टाफ नहीं है। अब शायद इन्होंने स्टाफ का भी अरेंज किया, बाहर से कहीं से स्टाफ लाया, NHM का स्टाफ लाया यहाँ से, तो वो स्टाफ की कमी पूरी की है। मैं समझता हूँ आने वाले दिन थोड़े अच्छे रहेंगे, ऐसी मोर्टेलिटी दोबारा लोग ऐसी डेथ देखने को नहीं मिलेंगी। तो चलो, देर से आया दुरुस्त आया, सरकार ने अभी भी टाइम एक्शन ले लिया, लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो मैं समझता हूँ लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बचाएं, घर में आइसोलेट कर दीजिए, और जब घर से बाहर निकलें फिर कहता हूँ मास्क लगाइए। सरकार पे भी ज़्यादा डिपेंड मत रहें, अपने आप को आप खुद सेफ रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी। बलविंदर जी की कहानी भी एक मिसाल है उन सभी लोगों के लिए जो जिन्हें कोविड होता है तो वो घबरा जाते हैं। एहतियात बरतिए, कोशिश करें कि आपको कोविड हो ही ना, लेकिन अगर हो जाता है तो हिम्मत ना हारें, हौसला ना हारें। कई सारे लोग जो हैं वो रिकवर कर रहे हैं। फोकस अपना रखें रिकवरी के ऊपर, यानी कि कितने लोग इस कोविड की जंग में जीत कर अपने घर वापस जा रहे हैं। कोशिश करें कि आप भी अपना माइंड पॉजिटिविटी की ओर रखें, नेगेटिविटी की ओर ना रखें।